Okay. So when we talk about science and tech PYQs, so through the science and tech PYQs, what do we understand? We get the actual syllabus of science and tech. And when we analyze science and tech's PYQs, we do understand how they ask the questions from the current affairs and what are the static portions of that. So uh, start. Shit. तो ये एक जनरल साइंस लिखा हुआ. So then when we go through the PYQs, what we got the Big Bang Theory, quantum mechanics, fundamental forces of nature. Just just in the section physics. तो हम क्या करेंगे? क्या सब कुछ पढ़ेंगे? क्योंकि इनकी पर्टिकुलर एक एक टॉपिक की एक एक बुक्स है. ठीक है. क्वांटम मैकेनिक्स, फंडामेंटल फोर्सेस ऑफ नेचर. So we do not need to go through multiple books just for the science and tech section. Chemistry में atoms and molecules, elements, compounds and mixtures. बायोलॉजी सबसे इम्पोर्टेंट क्या हो जाता है? बायोलॉजी. वाई? Because every year there are developments in the biology section, especially in the health and medicine sectors. ठीक है. और we have gone through a pandemic. So after the pandemic, this section has become more and more important. तो बायोलॉजी में देखिए वायरल डिसीजेस, माइक्रोब, सेल्स, प्लांट्स एंड एनिमल्स, प्रोटीन्स, अमीनो एसिड्स, ये सब टॉपिक्स ऐसे पढ़ने में ऐसे लग रहा है कि क्या क्या है, कैसे पढ़ेंगे. तो ट्वेल्थ क्या फिर से रिविजिट करना पड़ेगा हमें, या हमें इसमें बीएससी करनी पड़ेगी बायोलॉजी में. बट ऐसा नहीं है. बिकॉज अभी हम पीवाई की इसके थ्रू अंडरस्टैंड करेंगे कि व्हाट फोकस हमारा कहाँ पे होगा. ठीक है. तो मेनली फोकस हमारा क्या होगा? करंट इवेंट्स पे. जो चौथा सेक्शन है, साइंस एंड टेक न्यूज रिलेटेड टू डिफेंस, न्यूक्लियर एनर्जी, वैक्सीन, हेल्थ से रिलेटेड होगा. ठीक है. स्पेस नहीं होगा तो न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी, कोई भी न्यू डेवलपमेंट्स होंगे. सो वी विल फोकस ऑन दोज इवेंट्स. और उस इवेंट्स में अब डायरेक्टली हम आ जाते हैं 2022 के पहले क्वेश्चन पे. ठीक है. इसमें पूछा गया, कंसीडर द फॉलोइंग: आरोग्य सेतु, कोविन, डिजी लॉकर, दीक्षा. Which of the above are built on top of open source digital platforms? Now, when we analyze this question, so सबसे पहले तो हमें ओपन सोर्स पता होना चाहिए कि व्हाट आर ओपन सोर्स डिजिटल प्लेटफॉर्म्स. ओपन सोर्स एक्चुअली होता क्या है? ठीक है. तो ओपन सोर्स, और उसके बाद हम ऑप्शंस एनालाइज करेंगे कि 1 2 3 4 ये क्यों पूछा गया सर. ठीक है. तो ओपन सोर्स में ये सब बड़ा सा लिखा है, मैं समझा देता हूँ. व्हाट आर ओपन सोर्स क्या होता है? जिसमें कि कोई भी चीज है, अगर उसका आपने रजिस्ट्रेशन नहीं कराया है, कॉपीराइट नहीं लिया है, यू हैव नॉट रजिस्टर्ड दैट फॉर योर, कि अपने नाम पे आपने रजिस्टर नहीं किया है. कोई भी इंस्टीट्यूशन हो सकता है, प्राइवेट इंस्टीट्यूशन हो सकता है, गवर्नमेंट हो सकती है, या इंडिविजुअल हो सकता है, जिसने भी वो सॉफ्टवेयर डेवलप किया है, उसे ओपनली, यानी कि इंटरनेट पर ओपनली उसका सोर्स कोड दे दिया है, ताकि उसे कोई भी मॉडिफाई करके, या एज इट इज, या उसे और डेवलप करके, या किसी और फॉर्म में डेवलप करके उसे मार्केट में रिलीज कर सके. अब ये किया क्यों चाहता? बिकॉज जैसे कि एक तो सॉफ्टवेयर की लाइसेंसिंग हो जाएगी. तो आप ही सोचिए, अगर कोई आपको बहुत सारी, जितनी सारी एप्स आपके पास अभी फ्री फ्री अवेलेबल हैं, अगर सबकी लाइसेंसिंग ऐसी हो जाती तो सबके लिए पैसे देने पड़ते. ठीक है. वेबसाइट जितनी अवेलेबल है, सबके लिए पैसे देने पड़ते. बट ओपन सोर्स का फायदा यही है, अगर वो पब्लिक इंटरेस्ट में कोई चीज़ है, तो अगर उसे ओपन सोर्स में अवेलेबल करा दिया गया तो उसके चार बेनिफिट्स हैं. पहला बेनिफिट ये होता है कि वो सोर्स कोड कोई भी इंडिविजुअल यूज करके उसी की तरह की कोई ऐप या वेबसाइट डेवलप कर सकता है, जिससे क्या होगा कि जो रीच है, अगर वो पब्लिक बेनिफिट के लिए है तो वो रीच बढ़ जाएगी. ठीक है. दूसरा, हम हमारे पास इतने और इनोवेटर्स हैं और डेवलपर्स, क्योंकि इंडिया तो वैसे भी सॉफ्टवेयर फील्ड में इतना आगे, तो उसमें और डेवलपमेंट करके रिलीज करेंगे तो वो हो सकता है वो ओपन सोर्स जो सॉफ्टवेयर पहले था उससे बेटर हो जाए. ठीक है. और एक होता है लोकलाइजेशन. अब वन मॉडल की सेम मॉडल फिट्स ऑल, सेम साइज फिट्स ऑल वाला मॉडल अगर हम फॉलो करें, क्योंकि एक सॉफ्टवेयर को
अलग अलग मार्केट्स के लिए अलग अलग लैंग्वेज में। मान लो कि कोई हिंदी में सॉफ्टवेयर है, उसी का सोर्स कोड हमने दे दिया, तो उसे बंगाली में या बंगाल की नीड्स के हिसाब से, साउथ इंडिया में वहाँ की नीड्स के हिसाब से मॉडिफाई करके यूज कर सकते हैं। अब जब हम ये बातें करते हैं कि ओपन सोर्स दे दिया, तो हमें ये लगता है कि नहीं, ये सिर्फ प्राइवेट होगा, बट गवर्नमेंट हैज अडॉप्टेड दिस अप्रोच इन 2015। अभी क्वेश्चन 2022 में पूछा गया, बट गवर्नमेंट ने तो ये अनाउंस कर दिया था ओपन सोर्स 2015 में। तो अब ऐसा तो नहीं हम 2015 से करंट अफेयर्स पढ़ेंगे। अब हम वापस आते हैं कि अपने ऑप्शंस पे। आरोग्य सेतु, कोविन, डिजी लॉकर और दीक्षा। जब हम ऑप्शंस एनालाइज करते हैं तो पाते हैं कि आरोग्य सेतु 2020 में लॉन्च किया। ओके, आरोग्य सेतु का पर्पस क्या था कि आपकी लोकेशन ट्रेसिंग करता था। तो उससे क्या होता था कि ट्रेस ट्रेस करके आपके जो आप किसी किसके कांटेक्ट में है, कांटेक्ट ट्रेसिंग बोलते हैं उसको। थ्रू कांटेक्ट ट्रेसिंग इट आइडेंटिफाइड द पेशेंट्स। अगर किसी को कोविड हुआ है तो उसके कांटेक्ट में कौन कौन आया है, तो आरोग्य सेतु हम आइडेंटिफाई कर सकते थे। तो 2000, बट अब इसमें से ऑप्शन टू आता है, ऑप्शन टू कोविन। इसे ओपन सोर्स कब किया गया? 2021 2021 में लॉन्च किया गया वैक्सीनेशन के लिए, वेबसाइट थी जो लॉन्च की गई थी। तो जब कोविन का करंट हमने पढ़ा होगा 2021 में, ठीक है, तो उसमें ये सारी चीजें आई होंगी, द कोविन हैज बीन मेड ओपन सोर्स vis जून 2021। तो अब हम जब करंट पढ़ेंगे तो कैसे पढ़ेंगे कि सिर्फ एक ही स्टेटमेंट है, कोविन हैज बीन मेड ओपन सोर्स इन 2021। तो इस न्यूज में हम पढ़ेंगे व्हाट इज ओपन सोर्स, ठीक है। ओपन सोर्स हो गया, व्हाट आर अदर ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर रिलीज बाय गवर्नमेंट, ठीक है। जब हम ये चीजें पढ़ेंगे तब हमें ये सारी चीजें मिलेंगी, यहाँ तक कि हमें आधार, जीएसटीएन, ये सारी चीजें भी मिलेंगी, विच विल से दीज ऑल ऑफ दीज सॉफ्टवेयर आर ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर। तो इससे ऑप्शंस सारे, आरोग्य सेतु, कोविन, डिजी लॉकर, दीक्षा। दीक्षा दीक्षा बस कि उनके एजुकेटर्स के लिए था, मेनली टीचर्स के लिए एक प्लेटफॉर्म था। तो दीक्षा, वो भी, उसको भी लोकलाइज कर ओपन सोर्स इसीलिए बनाया गया क्योंकि हर स्टेट की नीड्स अलग है, तो सॉफ्टवेयर को लोकलाइज करके अपने सब नीड्स के हिसाब से मॉडिफाई कर सकते हैं, ठीक है। तो इसमें इस क्वेश्चन के थ्रू हमने क्या जाना कि करंट को कैसे एनालाइज करना है, ठीक है। जो भी उससे रिलेटेड चीजें हैं उसके बारे में थोड़ा सा अब पेरीफेरी में थोड़ा सा पढ़ सकते हैं एज ए ह्यूमन। हम उसकी हिस्ट्री, ज्योग्राफी सारा 20 साल का, 50 साल का नहीं पढ़ सकते। जितना पॉसिबल हो कि उससे रिलेटेड टर्म्स क्या है उसके बारे में थोड़ी सी जानकारी ले लें, और दूसरी चीजें उसकी जैसी क्या है, ठीक है। सिमिलर थिंग्स लाइक कोविन वाज ओपन सोर्स और सिमिलर एप्स एंड सॉफ्टवेयर, ये सारे क्वेश्चन हैं, ठीक है। ये सब आरोग्य सेतु अप्रैल 2020 में और ओपन सोर्स मई में बनाया गया, ठीक। ये पहला क्वेश्चन क्लियर। अब जैसे यही 2022 का दूसरा क्वेश्चन, with reference to Web 3.0, consider the following statements. Web 3.0 technology enables people to control their own data. In Web 3.0 world, there can be blockchain-based social networks. Web 3.0 is operated by users collectively rather than a corporation. अब इसमें क्या है, Web 3.0 की बात इतनी नहीं हो रही थी. It was not so prominent in the news. What was prominent in the news was blockchain. The blockchain technology, या फिर rather we can say cryptocurrency wasn't prominently in the news. The backbone of the cryptocurrency was blockchain, and the other part of blockchain is Web 3.0. अब ब्लॉकचेन की बात करते हैं तो ब्लॉकचेन का सबसे मेन जो पार्ट है, मेन पॉइंट है, वो है डिसेंट्रलाइजेशन, ओके। सो वेब 3.0 में भी इफ इट इज बेस्ड ऑन ब्लॉकचेन, तो वेब 3.0 में भी सबसे पहली चीज क्या होगी, डिसेंट्रलाइजेशन, फ्रीइंग द थिंग्स फ्रॉम अथॉरिटी। कोई भी सेंट्रल अथॉरिटी ना हो या फिर कोई इंडिविजुअल अथॉरिटी। इवन जो इंटरनेट है, इंटरनेट की भी गवर्निंग बॉडी है, आईयूसीएन है, ये सारी चीजें। तो उससे भी डेटा तो हम जानते हैं, हमारा सारा डेटा प्राइवेट कंपनीज और आईयूसीएन सबके पास जाता है। तो वेब 3.0 का कॉन्सेप्ट ये था कि हमारा जो डेटा का है कंट्रोल हमारे पास आ जाए, यानी कि इंडिविजुअल के पास एज अ फ्री
सिटीजन हमारे पास डेटा का कंट्रोल होना चाहिए। ठीक है। तो इससे तीसरा पॉइंट भी, वेब 3.0 इज ऑपरेटेड बाय यूजर्स कलेक्टिवली रादर देन अ कॉर्पोरेशन। इसमें कोई कॉर्पोरेशन भी नहीं है, नीदर द गवर्नमेंट इज इन्वॉल्व नॉर अ कॉर्पोरेशन और कंपनी। ठीक है। ब्लॉकचेन बेस्ड सोशल नेटवर्क्स हो सकते हैं, बिल्कुल, अगर पीपल कलेक्टिवली इन्वॉल्व हैं तो सोशल नेटवर्क्स हो सकते हैं। तो ऑल ऑफ दी अबाउट करेक्ट। अब इसमें देखिए, ये पहला क्वेश्चन जो था, जो पहले क्वेश्चन हमने देखा, ये सिर्फ एक कोविड की वजह से हमने जो उसकी पेरिफेरी में जो चीजें थी वो क्वेश्चन में आई, तो उससे हमने आंसर किया। इसमें भी क्या है, इसमें डायरेक्ट कुछ भी नहीं था। इवन कोविड में तो एक चीज थी, ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर का, बट इसमें वेब 3.0 का बहुत कम मेंशन था इन द ईयर 2021। स्टिल इट वाज आस्क्ड बिकॉज ब्लॉकचेन और क्रिप्टो करेंसी बहुत ज्यादा न्यूज में थी, और इंडिया में उसमें टैक्सेशन काफी सारा लगाया गया था, उसकी वजह से क्रिप्टो करेंसी का काफी नीचे गया था। इस वजह से क्रिप्टो करेंसी न्यूज में थी, और उस वजह से ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी बार बार आर्टिकल्स में आ रही थी। सो ब्लॉकचेन का एक और मेजर एप्लीकेशन था वेब 3.0 टेक्नोलॉजी। ठीक है। डेटा स्टोरेज, कनेक्टिविटी, करेंसी एंड डिसेंट्रलाइजेशन, और इसमें क्या होता है, कंट्रोल ऑफ पर्सनल डेटा, क्रिप्टो करेंसी, डिसेंट्रलाइज रिकॉर्ड कीपिंग ऑन ब्लॉकचेन। अब with reference to software as a service, consider the following statements. अब सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस, अब ये क्या है कि क्या ये न्यूज में था या नहीं था। सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस की बात क्यों हो रही थी, बिकॉज कि सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस, सबसे पहले ये समझ लेते हैं कि सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस क्या होता है। तो उसके लिए हमें समझना पड़ेगा कि एप्लीकेशंस कैसे डेवलप होती है। जब एप्लीकेशंस बनाते हैं तो उसके लिए एक सर्वर होता है। सर्वर में आपको एक सर्वर में स्पेस चाहिए होता है, ताकि जो भी डेटा है उसमें स्टोर हो सके। जब भी हम लॉग इन करते हैं, अपना डेटा सेव करते हैं, या कोई भी मूवी देख रहे हैं, इनमें इवन नेटफ्लिक्स वगैरह पर, तो आपका जो डेटा है वो कंपनी के पास सर्वर होगा। अब आप एक इंडिविजुअल है, आपके पास सर्वर्स अवेलेबल नहीं है, सर्वर्स आर कॉस्टली। ठीक है। तो बड़ी कॉरपोरेशन या इवन कोई कंपनी सिर्फ आपको एक स्पेस देती है, जैसे क्लाउड, क्लाउड का ये एप्लीकेशन। ठीक है। सो क्लाउड की बातें काफी साल से हो रही है, 3-4 years वी आर टॉकिंग अबाउट कि क्लाउड सर्विसेज जो है वो बोलते हैं। सो क्लाउड सर्विसेज का एक पार्ट है ये सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस। ठीक है। सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस में सिंपली आपको एक स्पेस मिलेगा, उसमें आप अपना सॉफ्टवेयर बिना अपने सर्वर की ओनरशिप के लॉन्च कर सकते हैं। सॉफ्टवेयर बायर्स कैन कस्टमाइज द यूजर इंटरफेस एंड कैन चेंज डेटा फील्ड्स। ठीक है। जो सॉफ्ट अपना इंटरफेस तो आप क्योंकि आप सिर्फ स्पेस को रेंट कर रहे हैं, तो अपना इंटरफेस और डेटा फील्ड्स चेंज कर सकते हैं। एज यूजर्स कैन एक्सेस देयर डेटा थ्रू देयर मोबाइल डिवाइसेस, मोबाइल डिवाइसेस में भी आप एक्सेस तो कर ही पाते हैं। वेबसाइट्स भी है, इवन द वेबसाइट्स यू कैन एक्सेस थ्रू मोबाइल डिवाइसेस। आउटलुक, हॉटमेल एंड याहू मेल आर फॉर्म्स ऑफ SaaS। अब ये आपने देखा होगा कि बहुत सारे जैसे याहू की भी अब मोबाइल में एप्लीकेशंस भी आने लगी। ठीक है। हॉटमेल और आउटलुक, हु हैव वर्कड इन कंपनीज, दे नो अबाउट आउटलुक, व्हाट इज आउटलुक। ठीक है। आउटलुक से आप बहुत सारे मेल्स कनेक्ट कर सकते हैं, तो सारी मेल्स आपकी एक ही जगह हो जाती है, वो आउटलुक होता है। सो अब ये क्या है, ये पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन जो है, इसमें आप कोई अ, तुक्का नहीं लगा सकते, या ऐसा नहीं कि आपको नहीं, तो अगर नहीं पता है तो तुक्का ही लगाना पड़ेगा कि ये हो सकती है या नहीं हो सकती है। बिकॉज आपको सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस भी बताया, फिर भी आपने जब एप्लीकेशंस देखी हैं, अगर हॉटमेल की या याहू की भी एप्लीकेशन अगर आपने कभी मोबाइल फोन्स में देखी है, तो आपको लगेगा कि नहीं, अगर एप्लीकेशन है बट सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस मोस्टली वेबसाइट्स होती हैं, तो इसमें कंफ्यूजन होगा। बट इनके पास भी खुद के सर्वर्स नहीं थे, तो इसलिए क्या है, आउटलुक, हॉटमेल एंड याहू है, तो इनको हम सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस में काउंट करें। ठीक है। तो ये 3 क्वेश्चन से हमने क्या समझा कि जो भी हम पढ़ते हैं उसके आसपास का हमें थोड़ा थोड़ा पढ़ना पड़ेगा, उससे रिलेटेड चीजें, तब जाके हम क्वेश्चंस आंसर कर पाएंगे। और कंसेप्चुअल भी हो सकता है, इट कैन बी कंसेप्चुअल और डायरेक्ट
फैक्ट्स भी पूछ सकते हैं। जैसे डायरेक्ट फैक्ट्स में कैसे, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स बेस्ट रिफ्लेक्ट्स द आइडिया बिहाइंड द फ्रैक्शनल ऑर्बिटल बम्पार्टमेंट सिस्टम often talked about in media. Okay. That year, what happened is China tested a missile, and that missile can be launched from outer space or from the polar orbits. तो बट उसे FOBS नहीं कह रहे, बट FOBS जो था वो बहुत पहले, कि जब कोल्ड वॉर के टाइम 1960s, रशिया has developed nuclear capable missiles which can be launched from the polar orbits. और ऑर्बिट में क्या होता था, ऑर्बिट में वो ट्रैवल करती रहेगी, जब भी उनका थ्रस्टर्स के थ्रू वो उन्हें लॉन्च कर सकते थे कि फ्री फॉल होगा और उसे अटैक के रूप में यूज कर सकते। अब ये तो बहुत डेंजरस था, तो इसलिए सॉल्ट ट्रीटी हुई, आउटर स्पेस ट्रीटी। आउटर स्पेस ट्रीटी में द रशिया डिनाइड कि आउटर स्पेस में, बिकॉज आवर मिसाइल्स आर नॉट ट्रैवलिंग द फुल ऑर्बिट, तो पार्शियली ऑर्बिट में, आधी दूर ऑर्बिट में जाते, फिर हम गिरा देते मिसाइल। तो दैट वाज अ चीकी स्टेटमेंट फ्रॉम रशिया कि भाई, हम तो जब ऑर्बिट में वो घूम ही नहीं रहा, तो ये ऑर्बिट, आपका जो आउटर स्पेस ट्रीटी हो तो ऑर्बिट रिलेटेड है, तो उसमें काउंट ही नहीं होगा। फिर सॉल्ट ट्रीटी आई, बट उन्होंने फिर अपनी ये जो भी है मिसाइल्स को डीकमीशन कर दिया बाद की फ्लाइट जो भी बात। बट चाइना ने क्योंकि 2022 में के स्टार्ट में टेस्ट किया था, तो इस वजह से इसे, जबकि ये टर्म नहीं दिया गया था फ्रैक्शनल ऑर्बिटल बम्बार्डमेंट सिस्टम, बट क्योंकि कॉन्सेप्ट वही था, तो इसलिए इस आइडिया को पूछा गया कि जब आपने मिसाइल के बारे में जब आप पढ़ते कि द चाइना जो भी न्यू मिसाइल लॉन्च की है वो किससे रिजेंबल करती है, तो इसे फ्रैक्शनल ऑर्बिटल बम्बार्डमेंट सिस्टम। A missile is put into a stable orbit around the Earth and deorbits over a target on the Earth। ठीक है, तो ये कुछ क्वेश्चंस है, पीवाईक्यूज हम सारे नहीं पढ़ रहे कि पीवाईक्यूज पे ही। अब इसी बेसिस पे अब बड़ी चीजें उन पे आते हैं। अभी यहाँ तक ये जो चार क्वेश्चंस हमने डिस्कस किया, उसके बेस पे आप क्वेश्चन पूछ सकते हो, क्वेश्चन है तो। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं। है किसी का क्वेश्चन? नहीं? चलो, ठीक। तो जीनोम जीनोम की बात हम क्यों कर रहे हैं, बिकॉज हेल्थ सेक्टर में सबसे इम्पोर्टेंट चीज, हेल्थ, नॉट इवन इन द हेल्थ सेक्टर, इन्वायरमेंट एंड साइंस एंड टेक सेक्शन में सबसे इम्पोर्टेंट चीज अभी हो गई है जेनेटिक मॉडिफिकेशन। ठीक है, और दी न्यू टेक्निक्स एसोसिएटेड विद बायोटेक्नोलॉजी, जो भी है सब कुछ दे विल गो थ्रू जेनेटिक एडिटिंग, जेनेटिक मॉडिफिकेशन, जेनेटिक ट्रांसक्रिप्शन। तो what is genome? Genome is the entire set of DNA instructions found in a cell statement है। But let's understand what is a genome। क्रोमोसोम्स पता है सबको, क्रोमोसोम्स क्या होता है, द बेसिक यूनिट होती है। क्रोमोसोम्स मिलके डीएनए बनाते हैं, ठीक है। 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स, यानी कि 46 क्रोमोसोम होते हैं, वो डीएनए बनाते हैं। उसका जो लास्ट, सबसे लास्ट क्रोमोसोम है, वो जेंडर डिसाइड करता है। अब ये क्या हो गया, एक पैराग्राफ हो गया एक बुक का। ठीक है, डीएनए, जब डीएनए सारे पैराग्राफ्स को मिला मिला के एक बुक पूरी बन जाए, तो उसे क्या कहते हैं, जीनोम। ठीक है, तो जो हमारा डीएनए का रिपीटिशन होता है, जीनोम इज द मेन थिंग दैट डिसाइड्स कि आप ह्यूमन हैं, आप एनिमल हैं, आप बर्ड हैं, आप किस में आते हैं, वो आपका जीनोम जो है वो डिसाइड करता है। ठीक है, द जीनोम इज द एंटायर सेट ऑफ डीएनए इंस्ट्रक्शंस फाउंड इन अ सेल। कैसे कैसे आपकी बॉडी फंक्शन करेगी, बनेगी, लिवर होंगे, कहाँ पे होंगे, सारे ऑर्गन्स कैसे डेवलप करेंगे। ठीक है, तो जीनोम में अब क्या हुआ कि जीनोम के की बाद में एडिटिंग, जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स के बारे में आपको पता है। सबसे पहले जो भी कमर्शियल है, बीटी कॉटन, बैसिलस तुरंजिएंसिस। तो उसमें क्या था कि एक बैक्टीरियल तुरंजिएंसिस जो बैक्टीरिया था, उसका हमने जीन लेके उसमें डाला था ताकि बॉल वॉर्म और ये सब
जो मौत है उनको अटैक ना कर सके। बट उसके बाद एथिकल इश्यूज क्रिएट हुए थे कि ये सिर्फ यहीं तक नहीं रुकेगा, क्योंकि इसके बहुत सारे नेगेटिव साइड इफेक्ट्स भी हैं। इसलिए अब 2021 2022 में नोबेल प्राइज मिला दो लोगों को। किसके लिए? जीनोम एडिटिंग के का नया मेथड डेवलप करने के लिए, जिसे कि क्रिस्पर कैस9 ये कहा गया था। ठीक है, तब से डिस्कशन और बढ़ गया। अभी क्यों डिस्कशन बढ़ने लगा? बिकॉज उसके थ्रू ये पॉसिबल होने लगा कि हम डिजाइनर बेबीज बना सकते हैं। डिजाइनर बेबीज कैसे? आप जीन को रिप्लेस कर सकते हैं दूसरे जीन से। आप आईज का कलर डिसाइड कर सकते हैं, हाइट, वेट, सब कुछ डिसाइड कर सकते हैं, स्किन का कलर डिसाइड कर सकते हो। डिजाइनर डिजाइनर बेबीज के एथिकल इश्यूज आने लगे। ठीक है, तो उससे पहले तो इसलिए जीनोम को अंडरस्टैंड करना बहुत जरूरी है। तो उसके लिए कई प्रोग्राम्स हैं जीनोम के लिए। तो अब जैसा कि देख रहे हैं कि जीनोम इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फिनोमेना, तो उसके लिए बहुत सारे प्रोग्राम्स इंडिया ने जो मेन अंडरटेक किए हैं। इंडिजन प्रोग्राम है ASIR का, काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च। उसमें क्या करने वाले हैं? एम्स टू अंडरटेक जीनोम सीक्वेंसिंग ऑफ 1000 इंडियन इंडिविजुअल्स रिप्रेजेंटिंग डाइवर्स एथनिक ग्रुप्स फ्रॉम इंडिया। तो जितने भी डाइवर्स एथनिक ग्रुप्स हैं उनका जीनोम को हम सीक्वेंसिंग को का एक रिकॉर्ड कीपिंग करेंगे। CSIR का ये प्लान है। उससे क्या होगा कि हमारी जो इंडिया की जेनेटिक्स है उसको अंडरस्टैंड करने में हमें फायदा मिलेगा। और दूसरा है जीनोम इंडिया प्रोजेक्ट। तो ये चीज ध्यान रखना, दो अलग अलग चीज है। इंडिजन जो है वो CSIR का इनिशिएटिव है, काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडिया इंडस्ट्रियल रिसर्च। जीनोम इंडिया प्रोजेक्ट जो है डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी का है। इसमें ये 10,000 जेनेटिक सैंपल्स लेंगे, और इंडिजन प्रोग्राम में 1,000 जेनेटिक सैंपल्स लेंगे। ठीक है, ये दोनों इंडिया के हैं, इसमें इंडिया आ ही रहा है, तो इतना कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट जो है इंडिया का नहीं है, ये काफी पहले हो चुका है, US का था। 2003 में इन्होंने कंप्लीट हो गया था DNA सीक्वेंसिंग ऑफ एंटायर ह्यूमन जीनोम। कितने प्रकार की ह्यूमन जीनोम्स है, कितने कितने एथनिक ग्रुप्स कितने अलग अलग हैं, रेसेस अलग अलग हैं, तो उनके जीनोम सीक्वेंसिंग US में हो चुकी है, जिन्हें ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट कहा जाता है। ठीक है। मॉलिक्यूलर सीजर्स, हाँ। तो जीनोम जब हम जीनोम की एडिटिंग करते हैं ना, तो दो तीन तरह की एडिटिंग होती है। ठीक है, एक क्रिस्पर कैस9 मैंने बोला, जिसको नोबेल प्राइज भी मिल चुका है। तो उसमें एक जीन जो भी नॉन फंक्शनिंग है, मतलब मेनली द डेवलपमेंट वाज कि अगर हम उससे कैंसर का इलाज कर सकते हैं, फिर कैंसर या फिर जेनेटिक डिसीजेस का इलाज कर सकते हैं। द नॉन फंक्शनिंग जीन कैन बी रिप्लेस्ड। उसको निकाल के जेनेटिक्स मॉलिक्यूलर सीजर्स क्या होते हैं? हमारी बॉडी में एंजाइम्स होते हैं। तो एंजाइम्स जहां भी लास्ट में एस आए किसी भी, तो वो एक एंजाइम। कोई भी आपको किसी ऑप्शन में आपको एंजाइम पूछा गया है, और ASE है लास्ट में, लाइबेस, प्रोबेस जो भी है, तो एस है अगर लास्ट में, तो वो एंजाइम है। ठीक है, तो वो एंजाइम का यूज करके हम DNA के एक स्ट्रैंड से उस जेनेटिक जो भी नॉन फंक्शनिंग जीन है उसको कट करके दूसरे से हम RNA के थ्रू रिप्लेस कर सकते हैं। अब ये क्या था? क्लस्टर रेगुलरली इंटरस्पेस शॉर्ट पैलिंड्रोमिक रिपीट्स। क्रिस्पर है, क्रिस्पर कैसे है, जैसे कि मैं बताया। तो अब इसमें क्या है? तीन चीजें हैं। RNA, पीस ऑफ RNA दैट लोकेट्स द। अब RNA क्या है? जैसे हम लोग तो ह्यूमन में कॉम्प्लिकेटेड ऑर्गेनिजम्स हैं, तो हमें DNA, कई ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिनमें RNA से ही काम चल जाता है। सिंगल स्ट्रैंड्स होते हैं, जैसे क्रोमोसोम्स में डबल स्टैंडर्ड स्ट्रक्चर होता है। कुछ अगर याद आया हो तो हेलिकल स्ट्रक्चर होता है, दो तरह से ऐसे ऐसे हेलिक्स बने होते हैं। ठीक है, बीच में प्रोटीन से जुड़े होते हैं, साइटोसिन, ये सब। ठीक है, तो a piece of RNA that locates the targeted gene, this is engineered in a lab। ठीक है, ये भी तो नेचुरल नहीं है, लैब में इंजीनियर। सीजर्स दैट स्टेप, सीजर्स इसमें क्या है? सीजर्स ऐसी कोई कैची नहीं चला दी मेटल की। सीजर्स आर दी एंजाइम्स। एंजाइम्स के थ्रू उनको कट करते हैं, और जो डिजायर्ड DNA है वो उसमें इंसर्ट कर देते हैं। तो ये क्रिस्पर का है। ठीक है, अब ये जो जेनेटिक मॉडिफिकेशंस होता है, इनको मॉनिटर कौन करता है?
अगर कोई नई क्रॉप है या इवन एनिमल्स हैं, जैसे कि चाइना में 2022 में एक नया फॉक्स क्लोन फॉक्स डेवलप किया गया, उससे पहले गोट ही था, हमारे पास शीप था। ठीक है। तो हमारे यहाँ पे इंडिया में कौन है, जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रेजल कमेटी, GEAC। तो जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रेजल कमेटी क्या करेगी कि वो डिसाइड करेगी कि कोई कौन सा मेथड अप्रूव करना है, कौन सा अप्रूव नहीं करना है। इट इज हेडक्वार्टर। ये फैक्ट्स थोड़ा सा, क्योंकि प्रीलिम्स के लिए पढ़ रहे हैं तो थोड़ा फैक्ट्स जान लेते हैं। हेडक्वार्टर्ड इन न्यू दिल्ली, अंडर मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज है। ठीक है। क्या क्या अप्रूव करती है, लार्ज स्केल यूज ऑफ हैजर्डस माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एंड रिकॉम्बिनेंट्स। क्या होते हैं कि रिकॉम्बिनेंट्स यही RNA टेक्नोलॉजी के थ्रू जो भी हम जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स या प्लांट्स यूज कर रहे हैं, क्रॉप्स हम यूज कर रहे हैं इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन में, तो इन्वायरमेंट की प्रोटेक्शन के लिए, अगर इन्वायरमेंट के लिए वो हैजर्डस है या नहीं है, इसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, GEAC। ठीक है। उनके रिलीज के लिए और उनके अंडर प्रिवेंटिव एक्शन भी ले सकते हैं, बट डायरेक्टली उनका मैंडेट नहीं है। दे टेक प्रिवेंटिव एक्शंस थ्रू एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986। ओके। अभी उनके 24 मेंबर्स हैं और हेडेड बाय एडिशनल सेक्रेटरी या सेक्रेटरी के। ये GEAC का स्ट्रक्चर है। अब हमने देखो, अब यही, अब इसलिए मैंने क्वेश्चन ऐसा रखा है। मैंने तुम्हें समझाया जीनोम के बारे में, क्रिस्पर के बारे में, GEAC के बारे में, बट क्वेश्चन मैंने क्या पूछा है, SDN के बारे में। Site directed nuclease refers to the practice of cleaving DNA strands to affect the subsequent genome editing. There are three methods of SDN: SDN1, SDN2, SDN3. GMO regulations allow which of the above methods? ठीक है। तो जब हम जीन एडिटिंग पढ़ेंगे, कि हमें, क्योंकि क्रिस्पर के बारे में क्यों पढ़ेंगे, करंट न्यूज में, क्योंकि नोबेल प्राइज मिल गया, तो वो ज्यादा न्यूज में चलेगा, तो हम क्रिस्पर पढ़ेंगे। बट उसी के साथ हमें अदर मेथड्स भी सर्च करने हैं कि व्हाट आर दी अदर मेथड्स ऑफ जीन एडिटिंग। ठीक है। तो उसमें से एक आता है साइट डायरेक्टेड न्यूक्लियस। इसमें भी यही होता है। इसमें क्या करते हैं, कई जीन्स को रिप्लेस करते हैं, बट उसमें सिर्फ एक RNA इंट्रोड्यूस करते हैं, वो सेल्फ हीलिंग होता है, तो DNA सेल्फ हील कर लेता है। तो SDN1, SDN2 में क्या होता है कि कोई भी एक्सटर्नल जीन इंट्रोड्यूस नहीं करता। तो उससे क्या होता है कि डिफेक्ट भी दूर हो जाता है, बट कोई अलग सी प्रॉपर्टी वो शो नहीं करता, तो वो जेनेटिकली मॉडिफाइड में नहीं आता। इसलिए SDN1 एंड SDN2 को GMO में काउंट ही नहीं करेंगे, तो वो उस रेगुलेशंस के अंडर आएगा नहीं। SDN3 जो नया मेथड है, उसमें फॉरेन जीन इंट्रोड्यूस भी करते हैं। तो फॉरेन जीन जैसे ही इंट्रोड्यूस हुआ, वो जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म की कैटेगरी में आ गया, तो वो GMO के रेगुलेशंस के अंडर आ जाए। ठीक है। सो दिस इज आंसर हो जाएगा 2 और 3। ठीक है। तो ये आज हम जीनोम के बारे में आज हमने थोड़ा सा पढ़ा। ठीक है। इसके थ्रू, ये क्वेश्चन के थ्रू ये समझाया कि जो हम पढ़ रहे हैं उससे थोड़ा सा पेरिफेरी में हमें चीजें समझनी पड़ेगी, तभी हम समझ पाएंगे कि क्या क्या आ सकता है, क्या क्या पूछा जा सकता है। फिर हम वहाँ पे जाके ये नहीं सोचेंगे कि ये तो मैंने पढ़ा ही नहीं। ठीक है। आज के लिए देखो थोड़ा थोड़ा ही करके ना, और भी अब रेगुलरली क्लासेस होंगी, ऐसे रिवीजन होता रहेगा तुम्हारा, अगर तुमने पढ़ा भी है रिवीजन होता रहेगा। ठीक है। तो ये चीजें, अब मेरी तरफ से इतना था आज के लिए। तुम लोग के जो क्वेश्चंस हैं वो पूछ सकते हो, बाकी चीजें फिर हम कल परसों। कार्टी सेल थेरेपी। कार्टी सेल थेरेपी में क्या होता है, स्टेम सेल्स को यूज करते हैं। वो जीन थेरेपी में का एक पार्ट है। वहाँ जीनोम एडिटिंग में तो नहीं आता वो, बट हाँ, वो जीनोम एडिटिंग नहीं होता, उसमें स्टेम सेल भी यूज होते हैं। तो बट इट इज अ पार्ट ऑफ जीनोम, उसे कंसीडर किया जा सकता है कि लेटर। एग्जैक्ट देखो, तीन तीन एडिटिंग जो टेक्निक्स है वो मेन होती हैं। एक का नाम मुझे याद नहीं आ रहा, बट दो मैंने अभी बता दी, क्रिस्पर है और
एस एस अभी जो एस एस एन उसे बोलते हैं। ठीक है। और तीसरी उसमें न्यूक्लियस के थ्रू डायरेक्टली करते हैं। कार टी सेल थेरेपी में स्टेम सेल्स यूज करते हैं, तो उसे स्टेम सेल वाले में काउंट करेंगे। ठीक है। जीनोम अगर लेकिन अगर पूछा जाए तो हाँ, जीन जीन एडिटिंग में आता है। ठीक है। हाँ प्रतिभा। सर जैसे साइंस एंड टेक तो बहुत वास्ट हो जाता है, हम टॉपिक्स क्या क्या पढ़े समझ में नहीं आ रहा, तो कोई एक ऐसा सोर्स जिससे बेस डेवलप हो पाए, बेस बेस रिवाइज। बेस डेवलप करने के लिए देखिए, मैंने ये अभी के लिए अभी वो टाइम नहीं है जब आपको बेस डेवलप करना। बेस कैसे? अब आपको सेलेक्टिव होना पड़ेगा। तो सेलेक्टिव होने के लिए करंट के जो क्वेश्चंस हैं, मान लीजिए करंट में आपको स्पेस टेक्नोलॉजी में आप गए, और स्पेस में दो चीजें होगी कि अभी यूएस ने कोई अगर रोवर लॉन्च किया, या इंडिया ने कोई स्पेस मिशन लॉन्च किया, तो आप उसके अराउंड की ही चीजें पढ़ेंगे। कैसे अराउंड की? अगर इंडिया ने मून मिशन लॉन्च किया है, तो उसके जैसे और कितने मिशन थे। ठीक है। और कितने उससे बेटर है, या कुछ उससे वर्ल्ड कितने हैं। ठीक। अगर मार्स मिशन लॉन्च किया तो मार्स। ऐसे ही जीन में अगर कोई नई वैरायटी लॉन्च होती, इवन क्रॉप्स की, आप अगर न्यूज़ पढ़ते हो, अगर न्यूज़ में कोई नई वैरायटी मार्केट में पहुंची हुई क्रॉप्स की जेनेटिकली मॉडिफाइड है, तो आप सिर्फ क्रॉप्स के बारे में नहीं पढ़ोगे, उस क्रॉप के बारे में पढ़ोगे, उससे प्रीवियसली इंडिया में कौन सी लॉन्च हुए थे, सबसे पहला कौन सा था, और पहले क्या लॉट था, और अगर कोई नई पॉलिसी जैसे जीईएसी ने, या डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी ने, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज ने कोई अगर नई पॉलिसी अनाउंस की है, तो हो। उसके बाद क्योंकि हम जब भी साइंस एंड टेक्नोलॉजी में घुसते हैं, तो अगर आप पढ़ने बैठोगे डीएनए, तो आप स्टार्ट करोगे प्रोटीन से। ठीक है। लाइवेज से। प्रोटीन्स के बाद तुम क्रोमोसोम्स में जाओगे, फिर डीएनए पढ़ोगे। डीएनए डीएनए के बाद जीनोम पढ़ोगे, फिर जीनोम ऑफ ह्यूमंस, एनिमल्स, प्लांट्स। तो ट्वेल्थ ट्वेल्थ की बायोलॉजी ट्वेल्थ की बायोलॉजी मैं वही कह रहा हूँ, ट्वेल्थ ट्वेल्थ की बायोलॉजी अभी वैसे तुम्हें अभी नहीं पढ़नी चाहिए। तुम एसोसिएटेड जो भी करंट में पढ़ो ना, उससे रिलेटेड चीजें पढ़ लो, ये मेरा सजेशन है। ठीक है। ट्वेल्थ की बायोलॉजी की बुक अगर पूरा पढ़ने बैठोगे ना, तो उससे ये होगा तुम्हें एक, वही बोलते हैं कि एफोमो होने का, कि इतना सारा पढ़ लिया और बहुत सारी चीजें, कि अभी तो और है। फोकस इसी पे रखो, करंट से रिलेटेड जो भी उसमें कॉन्सेप्ट है, उसको पढ़ लो। ठीक है। वो साइंस एंड टेक में इनफ होता है, पिछले कई साल के क्वेश्चंस भी देखे, ज्यादातर क्वेश्चंस ऐसे थे। हाँ, जो लोग वो दे रहे हैं यू पीसीएस वगैरह, तो ट्वेल्थ की बायोलॉजी उसमें होता है, उसमें डायरेक्ट क्वेश्चंस होते हैं, तो इसलिए। ठीक है। और किसी के क्वेश्चन है? कोई इससे अलग भी पूछ सकता है, कोई बात नहीं। तो मैं डिनर का जिसका टाइम हो रहा है वो जा सकता है। चलो फिर, अगर क्वेश्चंस नहीं है, सो वी एंड दिस क्लास।